हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एथिल अल्कोहल के विरेचन की विधियों में जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है उनके बारे में। आज हम लोग एक टॉपिक ऐसा पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है, किण्वन। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो अगर हम बात कर लें किण्वन या फर्मेंटेशन की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके दृष्टिकोण से, बोर्ड एग्जाम की। क्यों? क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि किण्वन किसे कहते हैं। क्या पूछा गया, किण्वन किसे कहते हैं। डाइसैकेराइड से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। क्या पूछा जाता है, सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गन्ने की शक्कर से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि डाइसैकेराइड से, किससे, डाइसैकेराइड से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि स्टार्च से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। या फिर पॉलीसैकेराइड से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगर इस टॉपिक की हम बात कर लें तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन पुट हुए। पहला क्या पुट हुआ कि किण्वन किसे कहते हैं, या किण्वन से आप क्या समझते हैं। डाइसैकेराइड से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सीरे से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, या गन्ने की शक्कर से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर स्टार्च से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर पॉलीसैकेराइड से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि सुक्रोज से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या, किण्वन, कि किण्वन किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी अवधारणा है किण्वन। अगर इस अवधारणा की हम बात कर लें कि ये जो किण्वन की अवधारणा है इसको प्रस्तुत किसने किया, तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, लुईस पाश्चर। क्या नाम था, लुई पाश्चर। तो लुई पाश्चर साहब ने ये अवधारणा प्रस्तुत की। कौन सी अवधारणा, किण्वन। किण्वन का मतलब फर्मेंटेशन। ये एक तरीके से क्या होती है, सूक्ष्म जीवों पर आधारित प्रक्रिया होती है। कौन सी, किण्वन। तो अगर हम बात कर लें कि किण्वन कहते किसे, तो जैसे एक एग्जांपल हम ले लें क्या, C12H22O11 मतलब C12H22O11, ये किसका सूत्र होता है, सुक्रोज का। किसका होता है, सुक्रोज का। और एक एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप ये डिसाइड करें कि ये जो सुक्रोज है C12H22O11 और ये जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इन दोनों में कौन सा सरल कार्बनिक यौगिक है और कौन सा जटिल कार्बनिक यौगिक। तो अगर इन दोनों का फोटो हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितने कार्बन के परमाणु आपको दिख रहे हैं, 2। यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 12। इसका मतलब ये क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक। ये क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक। और ये क्या है, इसकी तुलना में ये क्या है, सरल कार्बनिक यौगिक। कैसा यौगिक है, सरल कार्बनिक यौगिक। तो किण्वन किसे कहते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों का किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, किण्वन। क्या कहलाती है, किण्वन। या एक बार आप फिर इसको समझेंगे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन ही किण्वन कहलाता है। आप क्या बोलेंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल के अंतर्गत हम लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे इस टॉपिक को समझने से पहले अगर हम बात कर ले थोड़ा किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। किसकी बात करें हम पहले, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ले कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से बने होते हैं।
ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से बने होते हैं, लेकिन जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना हो, 2:1, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। फिर आप एक बार समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे। कार्ब का मतलब कार्बन से, हाइड का मतलब हाइड्रोजन से, एट का मतलब किससे है, ऑक्सीजन से। इसका मतलब ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से तो बने हों, लेकिन जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो, 2:1, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग, क्या, ग्लूकोज C6H12O6, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। तो अगर ग्लूकोज के सूत्र की हम बात करें तो क्या होता है, C6H12O6। इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 12। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। कट करेंगे तो कितना आएगा, ये 2:1। यहाँ पर अनुपात कितना आएगा, 2:1। इसका मतलब ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 2:1। इसका मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें, सुक्रोज ही ले लें। तो अगर हम सुक्रोज के सूत्र की बात करें तो C12H22O11, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 22, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 11। अगर इनका हम रेशियो निकालें तो कितना आएगा, 2:1। कितना आएगा, 2:1। तो ये जो सुक्रोज है C12H22O11, इसमें भी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ रहा, 2:1। इसका मतलब ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के योग से तो बने हों, लेकिन जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो, 2:1, उनको आप क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अगर हम बात कर लें किसकी, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की, तो कार्बोहाइड्रेट को जनरली 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको कितने भागों में पहले वर्गीकृत किया गया, 2 भागों में। एक क्या, शर्करा, और एक क्या, अशर्करा। तो अगर हम शर्कराओं की बात कर लें तो ये कैसे होती, क्रिस्टली होती हैं। कैसी होती हैं, क्रिस्टली। और ये जल में कैसी होती हैं, विलेय होती हैं। और ये स्वाद में कैसी होती हैं, मीठी। जो शर्कराएं होती हैं ये कैसी होती है, पहली बात तो ये क्रिस्टली होती हैं। दूसरी अगर बात कर लें तो ये जल में क्या होती हैं, विलेय होती है। और टेस्ट मतलब स्वाद में कैसी होती हैं, मीठी होती हैं। और जो अशर्कराएं होती हैं ये कैसी होती हैं, अक्रिस्टली। और अगर हम बात कर लें तो ये जल में कैसी रहती हैं, अविलेय। कैसी होती हैं, अविलेय। और ये स्वाद में मीठी नहीं होती, ये स्वाद में मीठी नहीं होती हैं। अब जो ये शर्करा है इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे मोनोसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। या फिर फ्रैक्टोज की अगर हम बात कर लें तो फ्रैक्टोज भी आएगा किसके अंतर्गत, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। फिर दूसरा जो टाइप आएगा वो क्या आएगा, डाइसैकेराइड। क्या आएगा, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड के अंतर्गत एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो वो क्या होगा, सुक्रोज। क्या होगा, सुक्रोज, जिसका सूत्र क्या होता है, C12H22O11। या फिर माल्टोज, C12H22O11। तो ये जो सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे, डाइसैकेराइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, डाइसैकेराइड के अंतर्गत। और ये जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। लेकिन दोनों में अंतर होता है। अगर हम बात कर लें किसकी, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की, तो ग्लूकोज का सूत्र भी हम लोग क्या लिखते हैं, C6H12O6। किसका सूत्र लिखते हैं, ग्लूकोज का। और C6H12O6 ही हम किसका सूत्र लिखते हैं, फ्रैक्टोज का। तो दोनों एक किसके अंतर्गत आते हैं, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। कौन कौन, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। और दोनों का सूत्र क्या होता है, एक जैसा, लेकिन दोनों में अंतर है। जो ग्लूकोज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। और जो फ्रैक्टोज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। आप अभी इसी वीडियोज के अंतर्गत आपको हम बताएंगे कि इनको हम एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज
क्यों बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में अगर हम अशर्करा के अंतर्गत जाएं तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड। क्या पढ़ेंगे, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे क्या, स्टार्च। जैसे क्या, स्टार्च। सूत्र क्या होता है, C6H10O5 का होल N। ये क्या है, स्टार्च। तो एक बार इसको आप समझेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से बने हो, लेकिन जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो, 2:1, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इनको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक क्या शर्करा और एक क्या अशर्करा। शर्कराएं जो होती हैं वो कैसी होती है, क्रिस्टली, स्वाद में कैसी होती है, मीठी, जल में कैसी होती हैं, विलेय होती हैं। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कैसे कार्बोहाइड्रेट है, तो मोनोसैकेराइड है। कैसे हैं, मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड के अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो जैसे क्या, सुक्रोज और माल्टोज। ये किसके एग्जांपल आएंगे, मतलब किसके अंतर्गत आएंगे, डाइसैकेराइड के अंतर्गत। और अगर हम पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत बात कर लें तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टार्च, मतलब C6H10O5 का होल N। ये किसके अंतर्गत आता है, पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत। अब अगर हम बात कर लें कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, दोनों का अणुसूत्र एक जैसा है, तो क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग, तो दोनों क्या हैं, अलग अलग। अगर हम बात कर लें पहले किसकी, ग्लूकोज की, और इधर किसकी बात कर लें हम लोग, फ्रक्टोज की, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखा जाता है, C6H12O6। इसका भी क्या लिखा जाता है, C6H12O6। अब इन दोनों का अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये क्या है, कार्बन, कितने कार्बन इसमें, 6, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और ये 6। एक हाइड्रोजन, इधर हम लोग क्या जोड़ दें, डबल बॉन्ड से O, फिर इधर क्या H, OH, फिर OH, इधर क्या H, फिर H, OH, फिर H, OH, फिर H और OH, इधर क्या H। देखेंगे आप इसमें कितने कार्बन, 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन कितने, 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब अगर इस ग्लूकोज में हम देखें ध्यान से तो मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आपको क्या नजर आ रहा है, CHO। क्या नजर आ रहा है, CHO, मतलब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। कौन सा क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड। तो ये जो ग्लूकोज होता है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में एल्डिहाइड पाया जाता है, इसलिए इस ग्लूकोज को एक और नाम देते हैं हम लोग क्या, एल्डोहेक्सोज। क्या नाम देते हैं, एल्डोहेक्सोज। किसको, ग्लूकोज को क्या नाम देते हैं, एल्डोहेक्सोज। क्यों देते हैं, क्योंकि इसकी अगर हम संरचना बना करके देखेंगे तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में क्या उपस्थित होता है, एल्डिहाइड। क्या उपस्थित होता है, एल्डिहाइड। इसलिए ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज। क्या कहते हैं, एल्डोहेक्सोज। अब अगर हम फ्रक्टोज की बात कर लें तो फ्रक्टोज का भी अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6, तो 1 कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6। एक हाइड्रोजन, 2, इधर क्या, एक OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर H, फिर इधर क्या OH, फिर H, फिर क्या OH, फिर H, फिर क्या इधर OH, फिर H, H और इधर OH। अब इसमें देखेंगे आप 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखें फ्रक्टोज का हम लोग तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में आपको क्या नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह, कीटो। कौन सा, कीटो। तो ये जो फ्रक्टोज होता है इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कीटोन, मतलब कीटो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की संरचना सूत्र को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में क्या है, CHO, मतलब एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। वो एल्डिहाइड होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोज। जबकि कीटोन, मतलब अगर हम फ्रक्टोज की बात कर लें तो फ्रक्टोज में मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में क्या है, कीटो क्रियात्मक समूह, मतलब C+O, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज। आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। आइए आगे थोड़ा बात करते हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट से ही रिलेटेड। तो हम लोगों को यहाँ से पता क्या चला कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से बने हो, लेकिन जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो, 2:1, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ से एक दूसरी डिफिनीशन, अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना को ध्यान से देखें तो यहाँ से एक दूसरी डिफिनीशन क्या क्रिएट होती है, कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि मोनोसेकेराइड के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, और किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का मतलब भी क्या होता है, C6H12O6। और अगर हम डाइसैकेराइड की बात कर लें तो डाइसैकेराइड के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुक्रोज। क्या पढ़ेंगे, सुक्रोज। और अगर पॉलीसैकेराइड की बात कर लें तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टार्च। क्या पढ़ेंगे, स्टार्च। आइए अब बात करते हैं किसकी, किण्वन की। तो किण्वन किसे कहते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया क्या, कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, किण्वन। अब यहां पर जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, कि डाइसैकेराइड से, किससे, डाइसैकेराइड से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का मतलब ETOH, आप कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कि सुक्रोज से, किससे, सुक्रोज से एथिल अल्कोहल मतलब ETOH आप कैसे प्राप्त करेंगे। या फिर इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं क्या, सीरा। क्या पूछा नाम देते हैं, सीरा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कि सीरे से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। या फिर क्या पूछा जाता है, कि गन्ने की शक्कर से एथिल अल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किण्वन किसे कहते हैं, डाइसैकेराइड से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। या फिर किण्वन किसे कहते हैं, गन्ने की शक्कर से आप एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डाइसैकेराइड या सुक्रोज या सीरे या गन्ने की चीनी से हम एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं कि डाइसैकेराइड से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लें, डाइसैकेराइड में सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब C12H22O11, ये किसका सूत्र है, सुक्रोज का। किसका है, सुक्रोज का। प्लस क्या लेंगे, वाटर। तो ये क्या बन जाएगा, सुक्रोज का जलीय विलयन, जिसको हम एक और नाम देते हैं क्या, सीरा। क्या नाम देते हैं, सीरा। और इसमें हम कौन सा एंजाइम प्रयोग करेंगे, इनवर्टेज। कौन सा एंजाइम, इनवर्टेज। तो ये जो इनवर्टेज एंजाइम है ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा हमें कहाँ से, ईस्ट से। कहाँ से, ईस्ट से। तो ईस्ट जो होता है उससे हम कौन सा एंजाइम प्राप्त करेंगे, इनवर्टेज। उसी इनवर्टेज एंजाइम का प्रयोग किस में करेंगे, सुक्रोज के जलीय विलयन मतलब सीरे में हम कौन सा एंजाइम प्रयोग करेंगे, इनवर्टेज। तो ये इनवर्टेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो सुक्रोज है C12H22O11 इसको बदल देगा, परिवर्तित कर देगा किसमें, C6H12O6 प्लस C6H12O6। मतलब एक का नाम क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ग्लूकोज, और एक क्या होगा, फ्रैक्टोज।
तो ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें प्राप्त हुआ, ये कैसे प्राप्त होगा? जब हम सुक्रोज के जलीय विलयन में, मतलब जो सीरा है, इस सीरे में कौन सा एंजाइम डालेंगे? इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज एंजाइम हमें कहाँ से मिलेगा? ईस्ट से। कहाँ से मिलेगा? ईस्ट से। तो ये जो इन्वर्टेज एंजाइम होगा ये क्या करेगा? इस सुक्रोज को परिवर्तित कर देगा, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। लेकिन दोनों में अंतर है। जो ग्लूकोज होता है इसको हम अभी आपसे बताए हैं कि इसको हम लोग और क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज। क्या कहते हैं? एल्डोहेक्सोज। और जो ये फ्रक्टोज है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटोहेक्सोज। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? कीटोन। और ग्लूकोज में मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? एल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब सीरे में कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? इन्वर्टेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा? सुक्रोज को परिवर्तित कर देगा, बदल देगा, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब दूसरे स्टेप की अगर हम बात कर लें तो दूसरे स्टेप में हम इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, चाहे हम ग्लूकोज लें चाहे हम फ्रक्टोज लें। तो जैसे हम ग्लूकोज ले रहे हैं क्या? C6H12O6। और इसमें कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? जाइमेज। कौन सा एंजाइम? जाइमेज। तो ये जाइमेज एंजाइम आपको कहाँ से मिलेगा? ये भी आपको कहाँ से मिलेगा? ईस्ट से। कहाँ से मिलेगा? ईस्ट से। तो ये जाइमेज एंजाइम क्या करेगा? ये जो ग्लूकोज है इसको बदल देगा, किसमें? एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5OH में, और किसमें? कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जाइमेज एंजाइम क्या कर रहा है? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें? एथिल अल्कोहल और कार्बन डाई ऑक्साइड में। तो इसको अगर बैलेंस करें तो यहाँ पर टोटल कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6। तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। इधर इसको भी कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। तो 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, ये तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं टोटल? 12। तो यहाँ पर 2 पंची 10, फिर 2 एक कम 2, 10 और 2 कितने हो गए? 12। ऑक्सीजन के देखें तो कितने इधर? 6। तो 2 एक कम 2 ये, और 2 दूना 4 ये, तो 4 और 2 ये कितने हो गए? 6। ये रिएक्शन कैसी हो गई? संतुलित। अब अगर इस रिएक्शन में हम ध्यान से देखें तो ये जो सुक्रोज है और इधर जो हमें प्राप्त हुआ क्या? एथिल अल्कोहल। इन दोनों में हम तुलना करें तो सुक्रोज क्या होगा? जटिल कार्बनिक यौगिक। किसकी तुलना में? एथिल अल्कोहल की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सुक्रोज है ये जटिल कार्बनिक यौगिक है, जबकि एथिल अल्कोहल क्या है? सरल कार्बनिक यौगिक। क्या है? सरल कार्बनिक यौगिक। तो ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक है ये अपने आप से एथिल अल्कोहल में नहीं परिवर्तित हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ एंजाइम का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें अहम भूमिका किसकी है? एंजाइम की। तो ये एंजाइम ही क्या करते हैं कि ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक है इसको धीरे 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 किसमें आप घटित कर देते हैं? सरल कार्बनिक यौगिक में। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? किण्वन। क्या कहलाता है? किण्वन। तो ये जो है प्रोसेस, ये किसके द्वारा हम लोगों ने एथिल अल्कोहल प्राप्त किया? डाइसैकेराइड से, या फिर सीरे से, या फिर सुक्रोज से, या फिर हम यहाँ पर और एक नाम दे सकते हैं क्या? गन्ने की शक्कर से। ये जो सुक्रोज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गन्ने की शक्कर। तो इससे हम लोगों ने क्या प्राप्त किया? एथिल अल्कोहल। आप उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी प्रिपरेशन किसकी? एथिल अल्कोहल की। कौन सी? किण्वन के द्वारा एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो डाइसैकेराइड के बाद में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलीसैकेराइड से एथिल अल्कोहल का निर्माण। किससे? पॉलीसैकेराइड से एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का मतलब ETOH का निर्माण, मतलब, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या? स्टार्च से। किससे? स्टार्च से एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5OH का निर्माण। तो अगर हम बात कर लें किसकी? स्टार्च से, तो स्टार्च क्या है? एक तरीके से पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H10O5 का होल N। ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है? स्टार्च का। और इससे हम लोगों को प्राप्त क्या करना है? एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5OH। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग स्टार्च से एथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करें? स्टार्च का जलीय विलयन लेंगे, मतलब स्टार्च सूत्र क्या होगा? C6H10O5 का होल
n। अब यहाँ पर जो होल n है ये बताता है कि यहाँ पर इसके अणुओं की संख्या कोई निश्चित नहीं है। होल n का मतलब इनके अणुओं की संख्या निश्चित नहीं है। तो जल के भी हमें कितने अणु लेने पड़ेंगे, n अणु। कितने अणु, n अणु। अब इसमें हम कौन सा एंजाइम प्रयोग करेंगे, डायस्टेज। कौन सा, डायस्टेज। ये डायस्टेज एंजाइम आपको कहाँ से प्राप्त होगा, तो जो माल्ट निष्कर्ष हम लोग बनाते हैं इसी प्रोसेस के अंतर्गत, वहीं से हम लोगों को क्या मिलेगा, डायस्टेज एंजाइम। तो ये डायस्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस स्टार्च को, ये जो स्टार्च है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, माल्टोज में, मतलब C12H22O11 में। ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, माल्टोज। तो ये जो माल्टोज है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हम लोगों ने लिखा, C12H22O11। और इधर स्टार्च का सूत्र क्या होता है, C6H10O5 का होल n। अब इसको अगर हम देखें तो इधर कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6, इधर कितने हैं, 12। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो इतने को हम कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। फिर हो जाएगा क्या, ये बैलेंस। कैसे, 2 6 जा कितना होगा, 12। इधर भी कार्बन के कितने परमाणु हो जाएंगे, 12। इधर भी कितने हैं, 12। आप इसको देखेंगे तो कैसी रिएक्शन आपको मिलेगी, बैलेंस। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, स्टार्च के जलीय विलयन में कौन सा एंजाइम प्रयोग किया गया, डायस्टेज। एंजाइम क्या होते हैं, तो आपको बताया गया कि एंजाइम उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। तो स्टार्च के जलीय विलयन में जब हम डायस्टेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे तो ये डायस्टेज क्या करेगा, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, मतलब C12H22O11 में। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो माल्टोज प्राप्त हुआ हम लोगों को C12H22O11 प्लस क्या ले लेंगे, वाटर। और इसमें अब हम लोग कौन सा एंजाइम प्रयोग करेंगे, माल्टेज। कौन सा एंजाइम, माल्टेज। तो ये माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, इस माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, मतलब C6H12O6। ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूकोज। अब इसको अगर हम बैलेंस करें तो इधर कार्बन के कितने हैं, 12, इधर कार्बन के कितने हैं, 6। तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। बस ये बैलेंस हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो ग्लूकोज प्राप्त हुआ, मतलब C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में हम कौन सा एंजाइम प्रयोग करेंगे, जाइमेज। कौन सा, जाइमेज। ये एंजाइम आपको कहाँ से मिलेगा, ईस्ट से। तो ये जो जाइमेज एंजाइम है, ये जाइमेज क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें, एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5OH में, और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो इधर इसको कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से। तो यहाँ पर कार्बन टोटल कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4। अब ये जो CO2 है इसको भी कितने से गुणा कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 कार्बन यहाँ पर और 4 यहाँ पर, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। ये रिएक्शन भी कैसी हो गई, संतुलित। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, स्टार्च के जलीय विलयन में कौन सा एंजाइम डाला, डायस्टेज। तो डायस्टेज ने क्या किया, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया किसको, किसमें, माल्टोज में। फिर माल्टोज के जलीय विलयन में हम लोगों ने कौन सा एंजाइम प्रयोग किया, माल्टेज। तो ये माल्टेज एंजाइम क्या करता है, इस माल्टोज को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। फिर थर्ड स्टेप में जो ग्लूकोज है इसमें हम कौन सा एंजाइम प्रयोग करेंगे, जाइमेज। तो ये जाइमेज क्या करेगा, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसे हम लोगों को प्राप्त हो गया क्या, एथिल अल्कोहल। तो ये जो स्टार्च है ये क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक, और ये जो एथिल अल्कोहल है ये क्या है, सरल कार्बनिक यौगिक। तो ये जो जटिल कार्बनिक यौगिक है सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो रहा, लेकिन किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग एक नाम देते हैं क्या, फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन। तो ये था क्या, किण्वन प्रोसेस के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके आंसर्स को बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।